हेलो फ्रेंड्स, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 24 है और आज भी हम इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे और हर एक ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट की हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। ऑप्शन है फाइब्रोइन, नियोप्रीन, टेफ्लॉन, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका फाइब्रोइन। तो फाइब्रोइन क्या है? फाइब्रोइन एक अघुलनशील प्रोटीन है। सबसे पहली बात, ये एक प्रोटीन है और वो भी अघुलनशील प्रोटीन है जो कीटों द्वारा उत्पादित रेशम में मौजूद होते हैं। जितने भी कुछ कुछ कीट हैं, कीट के मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ, उनके द्वारा उत्पादित जो रेशम होते हैं उसी में ये मौजूद होते हैं फाइब्रोइन। एग्जाम्पल जैसे बॉम्बिक्स मोरी का लार्वा, बॉम्बिक्स मोरी का लार्वा, ठीक है। उसके बाद अन्य कीट के भी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। एंथेरिया, एंथेरिया, एंथेरिया हुआ, क्रिकुला हो गया, क्रिकुला हो गया, सामिया हो गया और गोनोमेटा भी हो जाएगा। ये सभी कीट जो हैं इन सब के द्वारा जो उत्पादित रेशम होते हैं उसी में ये फाइब्रोइन प्रोटीन होते हैं। और नियोप्रिन और टेफ्लॉन क्या है? ये दोनों एक सम बहुलक है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शहद का प्रमुख घटक, ये क्या हो जाएगा? शहद, शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज। जो फ्रुक्टोज होते हैं वो ग्लूकोज का प्रमुख घटक है। और जो सुक्रोज है इसको चीनी भी कहते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये चीनी का फॉर्मूला है। और अगर जब सुक्रोज जब ब्रेक डाउन होगा ना, इसका जब अपघटन होगा तो वही सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूट जाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का सेम ही फॉर्मूला होता है C6H12O6, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रुक्टोज हो। तो चीनी के लिए अगर बोला जाए तो आपका हो जाएगा C12H22O11 और शहद की बात करी जाए तो घटक हो जाएंगे फ्रुक्टोज, ठीक है। और ग्लूकोज का आप जान ही रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। ऑप्शन है क्रोमियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, कोई नहीं है एक से अधिक। तो आपको बताना है कि जो लोहे होते हैं उसको जंग रहित बनाने में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन है। तो ये सारे ही धातु हैं, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये दो ऑप्शन है कि धातु है तो ये तो पहले ही नहीं होगा, इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम का जो सिंगल होता है Cr होता है। सबसे पहली बात ये जान लेते हैं कि क्रोमियम का ही उपयोग क्यों करते हैं। तो क्रोमियम का उपयोग इसलिए करती हैं कि क्योंकि क्रोमियम में जंग नहीं लगता, ठीक है। और जंग नहीं लगता और यह ऑक्सीकारक के प्रतिरोध को बढ़ाता है और इसी वजह से जो है कि इसी का उपयोग किया जाता है। क्रोमियम जो है ना, ये क्रोमियम जो है एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक Cr होता है और परमाणु संख्या 24 होती है। अगर ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट है, ठीक है। और शुद्ध क्रोमियम अगर हमको प्राप्त करना होगा तो शुद्ध क्रोमियम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो शुद्ध क्रोमियम एल्यूमिनियम के साथ उसमें अपचयन द्वारा या त्रिसंयोजक क्रोमियम विलयों के विद्युत अपघटन द्वारा यह निर्मित होता है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि खाने का नमक किसका बना होता है। तो खाने का नमक का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि NaCl होते हैं खाने का नमक का फॉर्मूला। तो खाने का नमक का फॉर्मूला किसका होता है? ऑप्शन है कमजोर अम्ल, कमजोर क्षार, मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार, मजबूत अम्ल, कमजोर क्षार, कोई नहीं या एक से अधिक। पहले तो आपको यह जानना होगा कि लवण बनता कैसे। जब एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं तो वो लवण बनाते हैं। लेकिन कैसा कंडीशन में ये वाला नमक बनता है NaCl? तो पूर्णता उदासीन होने के लिए मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार मिलकर बनाते हैं NaCl। तो क्या हो जाएगा? मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार। अगर उनमें से कोई अगर एक स्ट्रांग रहा दूसरा वीक रहा तो जो सॉल्ट हो जाएंगे उसी प्रकृति के हो जाएंगे जिस प्रकृति के मतलब बड़े ताकतवर वाले, चाहे अम्ल होंगे तो अम्ल और क्षार होंगे तो क्षार। जैसे यहाँ पे ये वाले में कंडीशन में क्या हो जाएगा? मजबूत अम्ल, कमजोर क्षार में। तो इस वाले में जो लवण बनेंगे तो वो अम्ल लवण बनेंगे और अगर मजबूत क्षार रहे और कमजोर अम्ल रहे तो क्या बनेंगे? क्षारीय लवण हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी होगी, इसमें कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार होना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? घटता है निर्वात की स्थिति में, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ठीक है। तो भारहीनता
कब प्रतीत होती है? जब गुरुत्वाकर्षण जो है खत्म हो जाएगा, तो उस समय ऑलरेडी जो पृथ्वी की ओर से जो खिंचाव बल लग रहा है, नीचे से एक जो खिंचाव बल लग रहा है, वो खिंचाव बल तो समाप्त हो जाएगा। जब वो खिंचाव बल समाप्त हो जाएगा तो स्वतः कोई भी वस्तु भारी हो जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण घटेगा तो भार मतलब वस्तु का भार में भी कमी आएगी, लेकिन पूरी भारहीन तब होगा जब गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और एक बात मैं ये बता दूं कि गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में क्या अंतर है। किसी भी दो वस्तु के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और अगर दो वस्तु में कोई एक वस्तु अर्थ है यानी पृथ्वी है तो उसे गुरुत्व बल कहते हैं। जैसा हमने वो डायग्राम बताया वो गुरुत्व बल के लिए था, क्योंकि उन दोनों में से एक वस्तु पृथ्वी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? ऑप्शन है पेट्रोल इंजन में, भाप इंजन में, डीजल इंजन में, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल इंजन में। तो कार्बोरेटर क्या है? कार्बोरेटर एक यांत्रिक उपकरण है, पहली बात। ठीक है, और इस उपकरण का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि यह हवा और ईंधन को मिलाकर दहन के लिए तैयार करता है। हवा और ईंधन को मिलाकर दहन तैयार करता है। यह इंजन के अंदर हवा खींचकर उसे ईंधन के साथ वायु ईंधन अनुपात को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसी वजह से कार्बोरेटर का उपयोग पेट्रोल वाले इंजन में करते हैं। जबकि डीजल इंजन में कार्बोरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि डीजल के सपिंडन आधारित दहन के लिए ईंधन इंजेक्शन की जरूरत होती है, जो कि एक उपकरण है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कुल आंतरिक परावर्तन होता है, कौमा, जब प्रकाश जाता है। ऑप्शन है जल से कांच में, हीरे से कांच में, वायु से जल में, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हीरे से कांच में। और हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस करा रखा है कि जो प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कैसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं? कि जो प्रकाश, सबसे पहले यहां पे डायग्राम के जरिए में आपको समझाते हैं कि जब लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाए तो अभिलंब से दूर हटती है। दूसरा कंडीशन, अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए तो अभिलंब की ओर लाइट झुकती है। ठीक है, तो यहां पे आप ये जो अपवर्तनांक डिसाइड करता है, क्योंकि ये बात तो आप जान गए कि डेंसर टू रेयर मीडियम जाएंगे तो जो लाइट है अभिलंब से दूर हटेगी। अब लेकिन अगर ऑप्शन में अगर वाटर, एयर, ग्लास कुछ भी रहे तो फिर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा डेंसर है? तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं हर किसी के अपवर्तनांक को याद करके। आप वायु का अपवर्तनांक याद कर लीजिए। वायु का अपवर्तनांक क्या होता है? वायु का अपवर्तनांक होता है 1.003। जल का अपवर्तनांक क्या होता है, यानी वाटर का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.33 होता है। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। तो इस प्रकार सबका अपवर्तनांक आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें से और भी एक कंडीशन है जो यहां पे डायग्राम के बेसिस पे देखते हैं। इस प्रकार अगर अधिक अपवर्तनांक वाला है, ठीक है, अधिक अपवर्तनांक वाला है और वो अगर कम अपवर्तनांक वाले में आए, ठीक है, और वो कम अपवर्तनांक वाले में आए तो ही वो क्या होते हैं? अभिलंब से दूर हटते हैं लाइट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये ऐसा वाला ऑप्शन ढूंढेंगे कि जो कि ज्यादा अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक में जा रहे हो। तो हीरे का जो होता है अपवर्तनांक होता है आपका 2.42, अभी हमने बताया, और कांच का अपवर्तनांक होता है आपका 1.5। तो इनमें से सिर्फ यही एक ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा है कि कम अपवर्तनांक वाले से ज्यादा अपवर्तनांक वाले से कम अपवर्तनांक वाले में जा रहा है। तो इस प्रकार जो ज्यादा अपवर्तनांक वाले मीडियम होते हैं वो होते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, और जो कम अपवर्तनांक वाले होते हैं रेड मीडियम। अब क्लियर हो गया? डेंसर टू अगर रेड मीडियम जाए तो यहां पे देखिए, अगर डेंसर टू रेड मीडियम आ रहा है तो अभिलंब से दूर हट रहा है, और अभिलंब से दूर हटेगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। क्योंकि जब अभिलंब से दूर हटती है तो दूर हटते हटते एक ऐसा कंडीशन आता है, दूर हटती है और वो पूरी ऐसे हो जाती है, मतलब पूरा सीधे में हो जाती है, और फिर जिस तरफ से आती है उसी तरफ लौटने लग जाती है। जिस मीडियम से मतलब आ रही है उसी मीडियम में लौटने लग जाती है। जैसा पे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो नीचे डायग्राम है, पहले तो अभिलंब से दूर हट रही है, और तीसरे वाले फिगर में आपने देखा, या तीसरे वाले फिगर में, कि अभिलंब से दूर हटते हटते ऐसा कंडीशन आया कि जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में लाइट वापस लौट रही है। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं कुल आंतरिक परावर्तन, इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पे ये कंडीशन आपको बस याद रखनी है। इस प्रकार मैं यहां पे बना दे रहा हूं, तो अधिक अपवर्तनांक वाले से कम अपवर्तनांक वाले में जाएगी तो दूर हटेगी, और अगर कम अपवर्तनांक वाले से अधिक अपवर्तनांक में जाएगी तो अभिलंब के पास आएगी। ठीक है, ये दो कंडीशन याद रखेगा। और कैसे पता कीजिएगा कि कौन सा मीडियम क्या है, रेड मीडियम, डेंसर मीडियम? तो अपवर्तनांक पे डिसाइड कीजिएगा। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वही होंगे डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो होंगे रेड मीडियम यानी विरल माध्यम। ठीक है, तो सबका अपवर्तनांक आपको बेसिकली याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतु यानी स्पाइंडल फाइबर गुणसूत्र के कौन से भाग से जाकर जुड़ता है? ऑप्शन है सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर,
छोटी भुजा कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका काइनेटोकोर। तो सबसे पहले गुणसूत्र का चित्र बना लेते हैं। एक गुणसूत्र जो होते हैं इस प्रकार होते हैं गुणसूत्र, ये हमने बनाया गुणसूत्र, ठीक है। अब इसमें जो इस प्रकार आते हैं, यहां पे एक डॉट दे देता हूं और यहां पे हम डायग्राम भी इसका दिखाएंगे, ठीक है। और ये वाले भाग जो आपको दिख रहे हैं ये आपका काइनेटोकोर, ठीक है। इसी से आके आपके इस प्रकार स्पाइंडल फाइबर आके जुड़ते हैं। जबकि सेंट्रोमियर किसको कहते हैं? सेंट्रोमियर इस पूरे बीच वाले भाग को कहते हैं सेंट्रोमियर। और शॉर्ट आर्म किसको कहते हैं? जो ऊपर वाली भुजाएं हैं ऐसी, ये थोड़ा शॉर्ट होता है और नीचे वाला जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो और दोनों को अलग अलग जो दिख रहे हैं आपको, इसको कहते हैं नन सिस्टर। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है आपका डायग्राम, बीच वाले सेक्शन को बोला जाता है, इस बीच वाले सेक्शन को हमने कहा सेंट्रोमियर। और बीच वाले सेक्शन के क्वेश्चन अगर डीप पूछेगा तब ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर बीच वाले भाग को बोलते हैं। यहां पे लिखा हुआ है काइनेटोकोर, ठीक है। और ये नन सिस्टर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से संघ के जीवों में पूर्ण रुद्रभवन यानी रीजनरेशन की क्षमता बहुत अधिक होती है? ऑप्शन है प्लेटीहेल्मिन्थस, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थस। क्यों प्लेटीहेल्मिन्थस होता है? क्योंकि जो पूर्ण रुद्रभवन की क्षमता सबसे अधिक होती है आपका प्लेनेरिया में, और प्लेनेरिया जो होते हैं ये प्लेटीहेल्मिन्थस संघ के जीव हैं। इसी वजह से पूर्ण रुद्रभवन की क्षमता प्लेनेरिया में अधिक होने के कारण ये प्लेटीहेल्मिन्थस में इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं मॉडरेट क्वेश्चन, जो कि रिलेट करके पूछ दिया जाता है, ठीक है। और जो प्लेनेरिया होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, ये प्लेनेरिया होते हैं। यहाँ पे लगेगा कि छोटा छोटा दो आंख है, इसको कहीं से भी सेक्शन से काट दिया जाए तो ये पूरा पूरा अपना बॉडी बना लेता है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे बड़ा संघ होता है, इसमें कीट, मकड़ी यही सब आते हैं, मक्खी यही सब आते हैं। और एनिलिडा में अर्थवॉर्म, लीच यही सब आते हैं, जिसमें कि खंडीवन होता है इस प्रकार, ठीक है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सरीसृप तथा पक्षी वर्ग को जोड़ने वाली कड़ी को कहते हैं। ऑप्शन है आर्कियोपेट्रिक्स, लाइकेन, एकिडना, कोई नहीं या एक से अधिक। तो सबसे पहले समझ लीजिए जोड़ने वाली कड़ी को क्या कहते हैं। जोड़ने वाली कड़ी जो होती है यानी कुछ दो ऐसे जगत होते हैं, मतलब दो ऐसे जीव होते हैं जो दोनों को संबंध को बनाए रखने में मदद करते हैं, तो वैसे को कड़ी बोलते हैं हम लोग, योजक कड़ी। तो कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि सरीसृप और पक्षी वर्ग, दोनों सरीसृप और पक्षी वर्ग को जोड़ने वाली कड़ी को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्कियोपेट्रिक्स। जबकि एकिडना क्या है? एकिडना आपका सरीसृप यानी रेप्टाइल जो होते हैं, रेप्टाइल बोलते हैं, ठीक है। रेप्टाइल और स्तनधारी यानी मैमल्स, इन दोनों के बीच की कड़ी को बोलते हैं एकिडना, यानी इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसी वजह से बोलते हैं योजक कड़ी। जैसे लाइकन के ले लीजिए एग्जांपल, फंगी, ठीक है, और अलगी, दोनों के बीच के योजक कड़ी को बोलते हैं लाइकन, ठीक है। इसको सहजीवी भी कहते हैं लाइकेन को। तो इस प्रकार योजक कड़ी को कहते हैं। इनमें से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है नीलहरित शैवाल, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। क्यों माइकोप्लाज्मा होगा? पहले इन तीनों को समझते हैं कि जो नीलहरित शैवाल, जीवाणु और माइकोप्लाज्मा है, तीनों ही प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, तीनों ही प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। क्योंकि सेल जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं नॉर्मली, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, यानी प्रोकैरियोटिक सेल यानी यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो दरअसल मोनेरा जगत में आते हैं, ठीक है। अब क्या है मोनेरा जगत? सबसे पहले ये समझिए, जब वर्तमान में जीव जगत जितने भी जीव हैं उन सभी को जब वर्गों में बांटने की कोशिश की जा रही थी, तब विटेकर नामक वैज्ञानिक ने पूरे जीव जगत को 5 जगत में बांटा था, ठीक है। जितने भी जीव हैं उनके गुणों के आधार पे, उनकी संरचना के आधार पे, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी, ठीक है। इस प्रकार 5 जगत में बांटा। तो उन्होंने क्या किया, विटेकर ने मोनेरा जगत में वैसे जीव को रखा जो कि सूक्ष्म है, ठीक है, छोटे हैं। दरअसल इसमें बेसिकली जीवाणु जितने भी हैं उन सभी को रखा, ठीक है। बैक्टीरिया जितने हैं उन सभी को मोनेरा जगत में रखा। तो मोनेरा जगत के जितने भी जीव थे सब में प्रोकैरियोटिक कोशिका थे, ठीक है, यानी सभी जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने हुए थे। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की अपेक्षा कम विकसित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका ना विकसित होते हैं। जितने भी पादप कोशिका हैं, जितने भी जंतु कोशिका हैं, उन सभी में यूकैरियोटिक कोशिका ही पाए जाते हैं।
और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं कम विकसित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में यही जितने भी एग्जांपल हमने देखे, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सभी आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, ठीक है। और इसका लेकिन विभाजन तेजी से होता है, ये अपनी संख्या में विभाजन तेजी में करते हैं। तभी तो किसी भी शरीर में अगर जीवाणु क्या करते हैं, ग्रसित जीवाणु से ग्रसित हो जाते हैं तो वो अपनी संख्या में जल्दी वृद्धि करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की अपेक्षा, इसीलिए जल्दी ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं इसमें जो झिल्ली होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका की अपेक्षा इसमें केंद्रक जो होते हैं बिना झिल्ली वाले होते हैं, ठीक है, यानी स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं इसमें केंद्रक। तो कुछ कुछ चीजें इसकी अपेक्षा अंदर होती है। और बहुत सारे जो कोशिका के अंगक होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लगभग सारे हो जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी नीलहरित शैवाल, जीवाणु और माइकोप्लाज्मा है, चूंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने हैं तो इसमें सेल वॉल पाए जाते हैं, ठीक है, सभी में कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जो प्लांट होते हैं और जो अलगी होते हैं और जो जीवाणु होते हैं उन सभी में सेल वॉल पाए जाते हैं। और ये सेल वॉल जो होते हैं कि जीव कोशिका में नहीं पाए जाते, यानी एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। हाँ, कोशिका झिल्ली जो होती है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो ये सेल वॉल जबकि स्पेसिफिक यानी जनरल कैरेक्टर है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होंगे सब में सेल वॉल पाए ही जाएंगे। बट माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं, माइक्रोप्लाज्मा वो एक एक्सेप्शन की तरह है कि वही केवल है जिसमें कि सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। बाकी जितने भी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं जीवाणु सब में सेल वॉल पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय को इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं, वो भी मैं यहां लिख दे रहा हूं। ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। क्यों एक से अधिक हो जाएगा? क्योंकि जो ट्रिप्सिन और लाइपेज और एमाइलेज है तीनों ही अग्नाशय से द्वारा स्रावित होते हैं। और तीनों का बेसिकली काम क्या होता है, जो ट्रिप्सिन होते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन का पाचन करते हैं, ठीक है। और जो लाइपेज होते हैं, नाम से भी लग रहा होगा पता, ये फैट यानी वसा का पाचन करने का काम करते हैं। और जो एमाइलेज होते हैं वो स्टार्च का पाचन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार तीनों अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम है और तीनों ही प्रोटीन और फैट और स्टार्च का पाचन करने का काम करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन आमाशय की दीवार को एसिड से रक्षा करता है। जैसा कि आपको पता होगा, पहले ऑप्शन सुन लेते हैं। ऑप्शन है म्यूकस, पेप्सिन, एचसीएल, कोई नहीं या एक से अधिक। जो आमाशय होते हैं हमारे पेटों में, ठीक है, आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ठीक है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 जूस सेक्रेट होते हैं, यानी 3 तरह के जो होते हैं जूस स्रावित होते हैं। एक एचसीएल, ठीक है, एचसीएल भी गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही स्रावित होते हैं, ठीक है, जो कि भोजन आने पे उसको क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम यानी अम्ल माध्यम बनाता है। दूसरा होते हैं पेप्सिन, ठीक है, ये तीनों ही गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्रावित होने वाले जूस हैं, ठीक है, एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस। एचसीएल जो होते हैं, जो भोजन आता है हमारे स्टोमक में यानी आंत में, आमाशय में, स्टोमक में जो आते हैं भोजन, उनको क्या करते हैं, अम्ल माध्यम में बदल देते हैं। क्यों अम्ल माध्यम में बदलते हैं? क्योंकि पेप्सिन वाले जो भैया हैं वो तभी प्रोटीन का पाचन कर सकेंगे, भोजन का पाचन कर सकेंगे जब उनको अम्ल माध्यम वाली चीजें मिलेगी। तो इसी वजह से एचसीएल उसको अम्ल माध्यम में परिवर्तित करते हैं और पेप्सिन जो होते हैं, जो भोजन में प्रोटीन होते हैं, उनका पाचन करने का ये काम करते हैं। और तीसरा जो म्यूकस दे रखा है वो किस लिए होते हैं? क्योंकि वो एचसीएल से आमाशय की दीवार को रक्षा कर सके, ताकि आमाशय को यह नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सी अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच वायु होता है। ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ठोस। अब आप लोग सोचेंगे कि बीच में वायु होती है, तो वायु होती है तो क्या गैप होगा? क्योंकि आप लोगों में से पढ़े हैं कि जो ठोस के कण होते हैं आपस में सटे होते हैं, द्रव के कण थोड़ा सा गैप होते हैं और गैस में बहुत ज्यादा गैप होते हैं। तो किस प्रकार वायु अवेलेबल हो सकती है ठोस के बीच में? तो इसी वजह से इनके बारे में जब आप स्पंज पढ़ेंगे, स्पंज में एक एग्जांपल ऑफ स्पंज, स्पंज जो होते हैं, जबकि ठोस का स्पेसिफिक कैरेक्टर यानी जनरल कैरेक्टर है कि ठोस जो होते हैं दबाने पे नहीं दबते, अपनी आकृति जल्दी नहीं परिवर्तित करते हैं। नॉर्मली आप उसको दबाइएगा तो नहीं बदलेगा, लेकिन स्पंज तो दबाने पे दब जाते हैं। तो वो किस प्रकार का वो ठोस हुआ? तो ये ऐसे ठोस हैं जिनके कणों के बीच में ना वायु फंसी होती है और इसी वजह से जो होते हैं कि जब दबाते हैं तो वायु निकलती है, इसी वजह से वो दब जाती है, ना कि ठोस प्रॉपरली दब जाती है, ठीक है। वो वायु निकलने के बाद जो स्थान बचता है वो वाला सिर्फ स्थान खत्म हो जाता है, इस वजह से स्पंज दब पाता है। तो इसी वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कहलाता है।
उदासीकरण, अम्लीकरण, क्षारीकरण, कोई नहीं है एक से अधिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उदासीकरण। अब क्यों उदासीकरण हमने बोला? क्योंकि जो एसिड हैं और बेस जो हैं दोनों जब आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो उदासीन माध्यम कर देंगे, ना तो वो अम्ल रह जाएगा ना तो क्षारीय रह जाएगा, ठीक है, इसीलिए इस अभिक्रिया को उदासीकरण कहते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक्वा रेजिया का सही संबंध है? ऑप्शन है HCl HNO3, HCl H2SO4, HCl HNO3, कोई नहीं है एक से अधिक। और साथ में ही उनके पीछे जो है कि अनुसंख्या लिख दी गई है ताकि वो बैलेंस हो सके। अब वही रेशियो आपको पकड़ना है कि एक्वा रेजिया में कौन सा रेशियो सही है, ठीक है। तो एक्वा रेजिया जो होती है वो ऐसा अम्ल होते हैं जो कि सोने और प्लेटिनम जैसे धातु को भी गला देते हैं। नॉर्मली जो आपका सोना होता है, ठीक है, Au जो होते हैं और प्लेटिनम जो होते हैं, दोनों नॉर्मली किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, किसी भी अम्ल में दीजिएगा नहीं गलेगा। लेकिन एक्वा रेजिया ऐसा खतरनाक अम्ल होता है कि सोने और प्लेटिनम जैसे धातु को भी गला सकता है। तो एक्वा रेजिया बनता कैसे है? तो एक्वा रेजिया जो है आपका HCl और प्लस HNO3 से बनता है। बट क्या सिर्फ HCl HNO3 से हो जाएगा काम? नहीं, उसके अंदर एक रेशियो होते हैं, यानी 3 HCl की मात्रा होनी चाहिए और मतलब HCl के 3 अणु और HNO3 के 1 अणु होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के अम्ल जब दोनों अम्ल मिल जाते हैं इस रेशियो में तो वो कहलाते हैं एक्वा रेजिया। और ये एक्वा रेजिया का उपयोग दरअसल सोने वाले जो दुकानदार होते हैं वो यूज करते हैं। लेकिन कभी भी एक्वा रेजिया से अपने सोने को साफ नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि सोने के जो होते हैं परत झर के एक्वा रेजिया में चले जाते हैं। इसे एक तरह से सोने की चोरी भी कह सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रारंभिक वेग और त्वरण के साथ अंतिम वेग कैसे ज्ञात करें? ऑप्शन है B बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, A बराबर B माइनस U बाय 2, या कोई नहीं एक से अधिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा B बराबर U प्लस AT, क्योंकि प्रारंभिक वेग और त्वरण के साथ अंतिम वेग कैसे ज्ञात करना है इसका संबंध है। इसके लिए आपको जो है कि ये वाला थ्योरी देखना चाहिए कि किसी वस्तु का अंतिम वेग उस वस्तु के प्रारंभिक वेग U प्लस वस्तु का त्वरण तथा U से भी तक व्यक्ति समय के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन ये डिफाइन करता है कि जो V बराबर U प्लस A और T, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन दे रखा है 1/r, 1/r स्क्वायर, 1/r क्यूब, कोई नहीं है एक से अधिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1/r स्क्वायर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चौथे आवर्त में कितने एलिमेंट होते हैं? ऑप्शन है 8, 18, 32, कोई नहीं है एक से अधिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2। क्यों 2 हो जाएगा? देखिए, जैसे कि फर्स्ट आवर्त में आपको सिर्फ 2 ही एलिमेंट मिलेंगे, आपको सेकंड आवर्त में 8 ही एलिमेंट मिलेंगे, थर्ड आवर्त में आपको फिर 8 एलिमेंट मिलेंगे, फिर जब आप फोर्थ आवर्त में जाओगे उसमें 18 एलिमेंट, फिर अगर फिफ्थ में 18 एलिमेंट और सिक्स में आपको मिलेंगे 32 एलिमेंट। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग निकालते हैं किसी के परमाणु संख्या अगर हमें पता है तो। किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो, जैसे कि किसी सोडियम का परमाणु संख्या है 11, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 2, 8, 10, 11 इस प्रकार निकालते हैं। तो कक्षों की भी संख्या पता चल जाती है, कौन सा एलिमेंट कौन से आवर्त के है ये भी पता चल जाती है। तो इस क्वेश्चन में है कि फोर्थ आवर्त में कितने एलिमेंट हैं, ये क्वेश्चन कह रखा है। तो पहला आवर्त में 2 एलिमेंट, दूसरे आवर्त में 8 एलिमेंट, तीसरे आवर्त में 8 एलिमेंट, चौथे आवर्त में 18 एलिमेंट है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 एलिमेंट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लेंथेनाइट श्रेणी में कितने तत्व हैं? ऑप्शन है 15, 18, 17, कोई नहीं है एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक पाए जाते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और बीच में पाए जाते हैं डी ब्लॉक और नीचे एफ ब्लॉक। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं उसमें 2 श्रेणियां पाई जाती है, ठीक है। एक लेंथेनाइट श्रेणी जो कि ऊपर होती है और नीचे एक्टिनाइट श्रेणी, ठीक है। तो दोनों श्रेणियां जो होती है लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी सभी में 15-15 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जो लेंथेनाइट श्रेणी होती है उसमें जो होते हैं 57 नंबर परमाणु संख्या से एलिमेंट स्टार्ट होते हैं और 70 नंबर तक एलिमेंट, यानी आप गिनती कर सकते हैं 15 तक पुराना है, ठीक है। 57 to 70 के अराउंड रहते हैं। और जो एक्टिनाइट श्रेणी है उसमें 89 से शुरू होते हैं और आपका 103 तक परमाणु संख्या वाले एलिमेंट होते हैं। तो ये था आज का आपका आखिरी प्रश्न। अगर इसी तरह की एमसीक्यूज आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से भी शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।